कल ही हमारे पूज्य दादाजी अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज जी जो महुआ पधारे थे कृपा करके, और उद्धव के भ्रमर गीत के बारे में कुछ आपने वक्तव्य दिया था, बड़ा अद्भुत दिया था। इसका कुछ अंश का संकलन करके मुझे हमारे पूजनीय पुंडरीक जी कल एक छोटी सी किताब दे गए, तो मैं रात को थोड़ा अवलोकन कर रहा था। ऐसे कोई अधिकारी महापुरुष से जब भागवत सुनते हैं तब लगता है कि ये सत्य है, सत्य। और भागवत ने बहुत संकलन किया है, सार निकाला है। अब महाभारत में पारिजात वृक्ष की कथा आप लो, हरिवंश पुराण में लो, विष्णु पुराण में लो, तो पारिजात की जो कथा है वे बड़े बड़े लंबे प्रकरण, भागवतकार उसको कुछ श्लोकों में समेट करके सार दे देता है। सार अंश सम्मत सभी। खैर इस कथा में मैं न जाऊं, बड़ा लंबा चौड़ा प्रसंग है। तो भागवत ये भारत का परिचय है, भारत का वांग्मयी स्वरूप, स्थूल स्वरूप। इसलिए मैं ये कहूंगा कि भागवत सत्य है, लेकिन मुझे कहने दो और मेरा अधिकार में पकड़ रखूंगा कि रामायण प्रेम है। सत्य में हमारा कितना प्रवेश है, हम सब अपने आप सोचे हम जाने, सत्य में हमारा कितना प्रवेश है। और भीतरी आत्मा हमें जवाब देगी कि भाई तू कितना आगे बढ़ा है सत्य में। तो ये जरा कठिन मसला है, लेकिन प्रेम का तो सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, सबको। तो रामायण प्रेम है। रामायण के आरंभ में प्रेम है, रामायण के मध्य में प्रेम है, रामायण के अंत में प्रेम है। रामायण में भी खास रामचरितमानस पर फोकस करो। आरंभ प्रेम, मध्य प्रेम, उपसंहार प्रेमांबुपूरम शुभम, मध्य भरत चरित करिनैम तुलसी जे सादर सुनहि, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा, आदो मध्य अवसान, तीनों जगह प्रेम की स्थापना है। इसीलिए तो मैं मेरी राम कथा को प्रेम यज्ञ कहता हूं। तो रामायण ये प्रेम है। और मुझे कहने दो, उपनिषद अथवा तो उपनिषद का सार भगवद गीता, त माने गीता, वो कृष्ण की करुणा है, एक कृष्ण करुणा, वरना गीता न बोलता कृष्ण। इसने एक अपनी क्योंकि ब्रह्म तो कठोर से, वज्र से भी कठोर होता है, पुष्प से भी कोमल होता है, ऐसा हमारी वैचारिक संपदा है। तो महाभारत का युद्ध जो दो विचारधारा है, परिवार के दो भाग के लिए जो लड़ा गया है, उसमें पूरा का पूरा नहीं, वज्र से भी कठिन है परमात्मा, लेकिन वज्र तो बहुत कठोर माना जाएगा, लेकिन एक कठोर वज्र से भी कठिन कृष्ण, इसमें से एक करोड़वा भाग कठोरता का प्रयोग कर तो तत्क्षण महाभारत रुक जाता था। आंख खोल करके देख, अर्जुन को दिखाया कि देख तू केवल निमित्त बन रहा है, ये सब मरे हुए है, मेरे मुख में जा रहे हैं। जैसे नदियाँ उमड़ घुमड़ कर समंदर में जा रही, ये तेरे भीष्म, ये तेरा फला फला, देख मेरी दाढ़ों के बीच में मैं कुचल रहा हूं। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय हुई। लेकिन कृष्ण ने केवल
हाथ में हथियार नहीं उठाया, कोई कठोरता का प्रयोग नहीं किया। भगवान कृष्ण ने 700 श्लोक गीता के कहे, मुझे लगने दो, कहने दो, ये केवल केवल कृष्ण की करुणा थी। इसलिए उपनिषद का सार जो गीता है, उसका जो तह है वो गीता है। तो मैं इनको 3 में, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत का एक परिचय, मैं फिर तीसरी बार दो कि कई ग्रंथ आए, सभी ग्रंथ को हम प्रणाम करते हैं, करना चाहिए, लेकिन पूर्व ग्रंथ तो ये है 5000 साल पहले भागवत, इससे पहले रामायण, इससे पहले वेदों का सार, उपनिषदों का सार भगवत गीता के रूप में लो, उपनिषद के रूप में लो। तो भा मानी भागवत, र मानी रामायण और त मानी भगवत गीता, ये भारत का वैचारिक रूप है। इसलिए भारत एक खंड नहीं है, भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है। भारत एक भूमिका है। और आज मुझे कुछ बातों के लिए मुझे एक साधु के नाते भी आनंद होता है कि आज भारत विश्व में अपनी एक अद्भुत भूमिका निभा रहा है। मैं किसी के, आप सब जानते हैं कि मैं सबसे डिस्टेंस लिए, इसी कारण मुझे सहना भी बहुत पड़ता है। मैं बहुत जानता हूं, मुझे कोई किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक साधु के अवलोकन में तो मैं कह सकता हूं कि ये भारत भूमिका है और ये भारत कई क्षेत्रों में विश्व में अपनी भूमिका निभा रहा है, अपनी अपनी। इसमें व्यासपीठ भी एक निभा रही है। कोई उसको नोंद ले न ले, आई डोंट केयर, लेकिन व्यासपीठ भी अपनी भूमि। व्यासपीठ मानी कि मुरारी बापू के व्यासपीठ, नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। व्यासपीठ मानी कोई संकीर्ण नहीं, ये सतपीठ है, सत्तापीठ नहीं है। इस सतपीठ उसकी भी एक भूमिका है। व्यास की कितनी भूमिका इस विश्व में भारत का दर्शन कराने में। तो विष्णु पुराण देखते हैं तो पता लगता है कि क्या व्याख्या की है आपने भारत की। अद्भुत है, अद्भुत। तो बच्चों, यानी खास करके युवान भाई बहनों, कोई आपको पूछे कि भारत का अर्थ क्या, तो कहना भारत का अर्थ भागवत, भारत का अर्थ रामायण और भागवत का अर्थ उपनिषद, भगवत गीता। ये भारत की वैचारिक संपदा। भारत के पास अब तो हर प्रकार से भारत संपन्न होता जा रहा है। तो बाकी जो वैचारिक संपदा है, ओशो तो बहुत प्रहार करते थे हर बात पर, लेकिन ओशो को भी कहना पड़ा कि उपनिषदों ने जो दर्शन दिया है, इतना चिंतन इस विश्व में कोई विचारधारा नहीं पहुंची है, टोच है आखिरी। ये ओशो भी कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है। दुनिया की यूनिवर्सिटियां न दे सके, इसे कई गुना हमारे सदग्रंथ देते हैं। विश्वविद्यालय बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं। विश्वविद्यालय केवल माहिती दिमागों में डाले जा रहे हैं। लॉरेंस नाम का पाश्चात्य विद्वान ने एक छोटी सी किताब लिखी, उसमें उसने एक वाक्य लिखा है। और लॉरेंस कहता है कि मेरा बस चले तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटियां मैं बंद कर दूं, ताकि आदमी कैसा है होना चाहिए वो मैं दिखा पाऊं। क्योंकि इन लोगों ने आदमी को बिगाड़ डाला। ये मैं नहीं कह रहा, इसलिए मैं कहता हूं मानस विश्वविद्यालय है। मानस अपने आप में एक विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय।
मुझे परमात्मा ने मौका दिया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कथा गाने का, तो क्या कैम्ब्रिज वाले थोड़े मुझे समझेंगे? वो थोड़ा, मैं तो इंग्लिश बोल नहीं पाता, तो वो थोड़ा सा, लेकिन मेरा एक विनीत मनोरथ था कि जो यूनिवर्सिटियां दे न सकी उसको कम से कम अणु परमाणु में तो चौपाई घूमे कि ये मानस यूनिवर्सिटी भी इतिहास में कुछ योगदान दे सकती है। और दुआ देना, मैं जल्दी जाने वाला हूं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मैं किसी को कन्वर्ट करने के लिए नहीं, कुछ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मेरे पास तो त्रिभुवन यूनिवर्सिटी है। ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई जिद नहीं है।